हैं। पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। पहले कुछ बेसिक्स पे काम करेंगे। और जो बेसिक्स में आता है तो एक तो चलो आज शायद हमें जानकारी थी या नहीं थी, अगर आप अपने स्टडी रूम में ही बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके पास में मैप जरूर होगा, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं किया जा सकता। अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना चाहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिक रहे आपके साथ में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मैपिंग साथ साथ करनी पड़ेगी। जो चीज़ें जहाँ पे बताई जा रही हैं, अगर आप उसको एज इट इज़ मैप पे काम कर लेते हो तो ये चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, कंसोलिडेट हो जाती हैं आपकी। और अगर आप इसको केवल थ्योरेटिकल पार्ट रखते हो, केवल अपना लिखने के नोट्स बनाते हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लग सकती हैं कि ये तो रटने वाला काम ज़्यादा है। पर अगर आप इसे मैप में करोगे तो चीज़ें कम रटनी पड़ेंगी। चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। शब्द आता है जियोग्राफी। जिसे हम कहते हैं भूगोल। अब देखो, अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो उसने डीएलएड में आपको केवल दिया है कि हम जीएस और या फिर जीके, जिसको भी वो कह रहा है, हम ये पूछेंगे आपसे। और इसके हम आपसे 50 सवाल पूछने वाले हैं, 50 नंबर होंगे। अब सोचिए इस जीएस में अकेले में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, और आपका ज्योग्राफी भी है ना। इसी में ही वो आपसे उत्तराखंड भी पूछ लेगा, 2 से 3 सवाल हो सकता है। इसी में आपसे वो करंट का भी सवाल पूछ ले। तो जो भी सवाल पूछा जाएगा वो जीएस में पूछा जाएगा। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी डेप्थ, उसकी गहराई क्या होनी चाहिए हमारे लिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको उसी गहराई से पढ़ेंगे जिस गहराई से ये सवाल हमसे पूछेगा। चलो, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। देखो, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और एक है ग्राफी। जियो का सीधा सा मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो बेसिकली पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी की सतह के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी की सतह के अंदर यानी उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल के अंतर्गत हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी की सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करने वाले हैं। कहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, कहाँ पे पठार बना हुआ है, कहाँ पे आपको मैदान देखने को मिल रहा है, कहाँ पे घाटी है, कहाँ पे समुद्र है, और ये सारी चीजें क्यों हैं। कहीं पे अगर माउंटेन क्रिएट हुआ है तो माउंटेन क्यों बना है वहां पे। अगर हम अपने उत्तराखंड में देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका लगभग आप देखते हैं तो एक बड़ा एरिया माउंटेनियस रीजन में आता है। तो वो पर्वतीय क्षेत्र क्यों है, इसके अपने कुछ रीजन है। यही रीजन और यही फैक्ट हम पढ़ने वाले होते हैं ज्योग्राफी। चलिए, अगर आपको इसमें कुछ करना रहेगा नोट डाउन, तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे। किसी का छूट जाएगा तो वो अपना माइक ऑन करके मुझे बता देंगे कि अभी हम ऐड कर रहे हैं अपनी चीजों। चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं फिर, जो हमारे सब्जेक्ट में आता है। इस ज्योग्राफी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ज्योग्राफी केवल और केवल एक जगह काम आती है। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, उसका इससे कोई मतलब नहीं कि ये डीएलएड की ज्योग्राफी है, ये ग्रुप सी की ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी पीसीएस की है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी है। अगर आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स आते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, ये चीजें आपके लिए काम करती हैं। ये कोचिंग इंडस्ट्री, मैं भी ये कोचिंग चलाता हूँ, तो ये कोचिंग इंडस्ट्री का एक तरीके से एक फंडा होता है कि हर कोर्स को हर एक एग्जाम के लिए अलग से डिजाइन कर देना कि इसकी ज्योग्राफी हम अलग तरीके से कराएंगे। नहीं, अगर आपको बेसिक सब्जेक्ट्स में समझ है, अगर आपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से जुड़ रहे हैं, जो रेंडमली ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़िए और पढ़ के देखिए कि चीजें समझ में आती हैं या नहीं। कोई भी आपका सवाल रहेगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। उन बेसिक्स में मैंने पहले लिया कि ये हमारी पृथ्वी है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी लाइन बना दूं, ध्यान रखना ये लाइन मैंने बनाई है और जो लाइन मैं बनाऊंगा वो लाइन काल्पनिक होगी, इमेजिनरी लाइन है ये।
अगर मैं अर्थ के बिल्कुल मिड में एक लाइन बना दूं और उस लाइन को मैंने कहा कि ये 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री को मैं कहता हूं कि ये इक्वेटर है। इसी को हम हिंदी में कह देते हैं कि ये भूमध्य रेखा है, भूमि के मध्य में खींची गई रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा है, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा है, इसी को हम इंग्लिश में इक्वेटर कह देते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इक्वेटर की? अब से हम इक्वेटर पे जब भी बात करेंगे तो इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक हो गया, आपने ऊपर की तरफ देखा तो ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट और ये हो गया सदर्न पार्ट। इसको मैं कह सकता हूं कि ये उत्तरी हिस्सा है और इसको मैं कह सकता हूं कि ये दक्षिणी हिस्सा है। ध्यान से समझते चलना, ज्योग्राफी बेसिक्स से बनती है, एडवांस ज्योग्राफी पढ़ने से ज्योग्राफी के सवाल सॉल्व नहीं होते। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी क्लास में अगर आप इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ते हो, डीएलएड के लिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं, डीएलएड में तो ज्योग्राफी का या जीएस का कोई पोर्शन है ही नहीं, बहुत बेसिक ज्योग्राफी पूछ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप कोई भी राज्य स्तरीय, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा क्यों ना हो, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर लिया तो आप उसको आराम से कर ले जाएंगे। देखो, हमने कहा उत्तरी गोला, ये पूरा का पूरा पृथ्वी एक गोले जैसा है। अब हमने गोले का इक्वेटर के माध्यम से आधे आधे 2 हिस्सों में बांट दिया, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये उत्तरी गोलार्ध है, गोले का आधा गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है, आधा गोला। इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब से हम ये नहीं कहेंगे कि 0 डिग्री जो बीच में खींचती है उसको। जब भी कभी मुझे बात करनी होगी इस 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से के बारे में, तो मैं सीधा कहूंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। और ऐसे ही मैं जब मुझे नीचे बात करनी होगी तो मैं कहूंगा दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। सिर्फ मैं ही नहीं कहूंगा, आयोग भी कहता है। आयोग आपसे सवाल पूछेगा, बताइए चक्रवात, चक्रवात में चलने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं? वो भी कहेगा इसको उत्तरी गोलार्ध। तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध मीन्स क्या। तो आपको पता हो कि 0 डिग्री से ऊपर तक का हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी या क्लॉकवाइज चलेंगी, वो हम बात करेंगे जब हम चक्रवात को यानी साइक्लोन को पढ़ रहे होंगे। अभी ये बहुत बेसिक, आपको भी पता था इतना, ये हमने समझ लिया। अब इसको मेरे साथ साथ जितने गोले मैं यहाँ पे बनाऊं उतने गोले आप मेरे साथ साथ चेपते चलेंगे उसको, ठीक है, बनाते चलेंगे, ताकि वो आपका एक बेसिक्स बनता चले। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया कि 0 डिग्री अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये हमारा अर्थ है, ये आपने कहा ये वो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, या फिर इसी को हमने भूमध्य रेखा। ध्यान से सुनना, इसी भूमध्य रेखा के समानांतर, इसी के पैरेलल उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ अगर मैं इसी के समानांतर रेखाएं खींचता जाऊं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे, आधे डिग्री के अंतराल पर खींचे, पर जहां भी खींचे समान अंतर पर खींचे। पैरेलल, पैरेलल लाइन का मतलब, समानांतर रेखाओं का मतलब ही होता है जिनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है, ये पैरेलल लाइंस है। इसी तरीके से आप इसमें पैरेलल लाइंस बनाते चलेंगे, ऐसे मेरे साथ साथ आप भी बनाइए ऐसी। ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, ये 5, 1-1 डिग्री के अंतराल पे मैंने लाइन बनाई। ऐसे ही इस 0 डिग्री के दक्षिण में भी मैं रेखाएं खींचूंगा इसी के समानांतर। समानांतर का मतलब ही होता है कि वो हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे होगी। इस तरीके से हम लाइन बनाते चल रहे हैं। बहुत कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, बस लगना चाहिए कि आपने पृथ्वी ही बनाई है। ऐसा नहीं है कि लाइन बिल्कुल सीधी नहीं बन रही है, लाइन उतनी नहीं बन रही है जितनी आपने बनाई है या जितनी ग्लोब पे होती है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ चीजों को समझ रहे हो। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि ग्लोब बना के दिखाओ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा,
0 डिग्री के पैरेलल मैंने उत्तर की तरफ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण की तरफ यानी सदर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल समानांतर रेखाएं बनाता चला गया मैं, एक एक डिग्री के अंतराल पर। अब आपको यहां ध्यान से बात सुननी है। 0 डिग्री से मैंने लाइन खींचनी शुरू की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, ऐसे में लाइन बनाता चला गया, क्योंकि मेरे पास तो इतनी लाइन नहीं बन सकती थी, पर जो एक्चुअल में होती हैं वो 90 तक होती है, 90 डिग्री तक, एक से लेके 90 डिग्री तक, यानी 90 रेखाएं होती हैं बीच में। ऐसे ही जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, यहां भी 90 रेखाएं होती हैं, 90 डिग्री। क्योंकि देखो बच्चों, जब मैंने 0 डिग्री से ऊपर शुरू किया था, तो मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो मैंने सबके सामने नॉर्थ लगा दिया, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो ऐसे ही मैं 90 डिग्री के सामने नॉर्थ लगा सकता हूँ, उत्तरी ध्रुव। जब मैं दक्षिण की तरफ आ रहा था, तो मैंने साउथ लगाया, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, ऐसे। और ऐसे ही मैं चला आया, तो यहां भी मैंने साउथ लिख दिया। 0 डिग्री के समानांतर मैंने ऊपर से नीचे तक लाइन बनाई, और इनको अब ध्यान से सुनना, ये जो रेखाएं आपने 0 डिग्री के समानांतर बनाई, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं हैं ये? इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। यही कहलाती हैं लैटिट्यूड लाइंस। कई बार आपसे इस तरीके के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि कई आयोगों ने इस तरीके के सवाल पूछे हैं कि जो पृथ्वी पर हमारे द्वारा अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, क्या वो वास्तविक रेखाएं हैं, क्या वो काल्पनिक रेखाएं हैं? तो ध्यान रखना है, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी प्राकृतिक रेखा नहीं खींची गई है, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री के पैरेलल अगर आप उत्तर की तरफ, 0 डिग्री के पैरेलल अगर आप दक्षिण की तरफ, समान अंतर, शब्द से ही क्लियर है, समान अंतर पर अगर आप रेखाएं खींचते जाते हो, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सारी हमें बातें पता होती हैं। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें बेसिक से बनती है। जिस तरीके से ग्रुप सी या यूकेपीएससी या एसएससी, कोई भी पीसीएस जो सवाल बना रहा है, अगर आप उस ट्रेंड को पकड़ें, सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि इतनी भीड़ में मेरा सिलेक्शन क्यों हो। तो सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब ये मिलता है कि अगर मैंने ट्रेंड को पकड़ लिया, जिस तरीके से आयोग सवाल बना रहा है, तो मैं बहुत सारे बच्चों से बेटर हो सकता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताता हूँ कि चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, टीचिंग प्रोफेशन, और चाहे वो एक एस्पेरेंट की दृष्टिकोण से मैं सोचूं, दोनों ही मामलों में मेहनत करने वाले बच्चों की और टीचर्स की कमी है। आप इस बात को मानिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको हो सकता है एक एग्जाम में सफलता ना मिली हो, दूसरे में जरूर मिल जाएगी। मेहनत करने वाले नहीं हैं, सबको चीजें स्पून फीडिंग की तरह चाहिए, मैं बना के दे दूं। कुछ लोग आएंगे मेरे इस पे, बोले ये नहीं पता था हमें अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं, और इन्हीं अक्षांश रेखाओं से आयोग ने जब सवाल बना दिया, तो फिर सवाल आयोग को गाली दे के बाहर निकल गए। बेसिक्स आप अच्छे कर लीजिए, मेहनत करिए, और आप पाएंगे कि भीड़ से आपका कंपैरिजन है ही नहीं। हमने कहा ये अक्षांश रेखाएं हैं, 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 90 लाइन आप बनाते जाएंगे, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री तक नॉर्थ और 90 डिग्री तक साउथ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, कुल अक्षांश रेखाएं इंडिविजुअली आप सभी लोगों से आंसर ले पाना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्लास की अपनी सीमाएं हैं। आप में से बहुतों के जवाब एकदम से आ जाते हैं कि 90 ऊपर, 90 नीचे, 180। कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, 0 डिग्री भी एक रेखा है। 0 डिग्री से 90 तो ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया, तो आपने कह दिया 90 प्लस 90, ये तो हो गया। पर 0 डिग्री भी एक रेखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, शायद ज्योग्राफी में अंत तक ये बातें काम आने वाली हैं। क्या बात है? बात ये है, मैं ये कह रहा हूं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जरूरी नहीं है कि वो दोनों अक्षांश रेखाएं क्रमागत हो, एक ऑर्डर में हो, एक क्रम में हो सकता है मान लीजिए उसने 4 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में कह दिया हो सकता है 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में,
हो सकता है 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में किन्हीं भी दो अक्षांश रेखा हो, चाहे वो उत्तर की तरफ हो चाहे वो दक्षिण की तरफ हो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक के बीच के क्षेत्र की बात करी, आप कहीं का भी बात कर सकते हो, बस मैं तो उस क्षेत्र का नाम आपको बताने जा रहा हूं। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध, जिसे हम इंग्लिश में जोन कहते हैं, ये कहा जाता है। कहाँ यूज होगा इसका? वो कहेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन से कटिबंध में अवस्थित है। क्या वो उष्ण कटिबंध है, क्या वो उपोष्ण कटिबंध है, क्या वो शीतोष्ण कटिबंध है, या फिर शीत कटिबंध है। अब पहले आपको ये तो पता हो कि व्हाट इज कटिबंध, फिर आपको वो कहेगा कि बताइए इसमें से कौन से घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कटिबंध कहते किसको है। तो कटिबंध का मतलब हो गया अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र। अब वो क्रमागत भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा दूर तक भी हो सकती हैं, इसको हम कहेंगे कि वो कटिबंध है। तो दो तीन चीजें हमने सीखी, अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या और कटिबंध। आई होप आपने यहां तक की चीजें समझ ली होंगी। आप बनाना है तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ लेते चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हम रेखा बनाते हैं वो, ये रेखा आपने बनाई और ये रेखा हुई 0 डिग्री, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेटर, या इसी को हम कह देते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम कह देते हैं विषुवत रेखा। जब भी पृथ्वी बनाए 0 डिग्री को बनाना ना भूलें, पृथ्वी पृथ्वी लगती है। ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये चीजें आपको एज इट इज सवाल की फॉर्म में मिल सकती हैं। 0 डिग्री से मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ते चला गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 0 डिग्री से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और मैंने माना कि इसका जो अक्षांश है, इसका जो लैटिट्यूड है, वो 10 डिग्री है, और चूंकि उत्तर की तरफ है तो मैंने 10 डिग्री नॉर्थ लिख दिया। ऐसे ही मैं नीचे आया और यहाँ पे मैंने 10 डिग्री तक का एरिया कवर किया, तो 10 डिग्री चूंकि साउथ में है तो साउथ लिख दिया। अब ध्यान देना है, ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, यानी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसे बच्चों कहते हैं, चूंकि ये विषुवत रेखा के पास में है, ये विषुवत रेखा थी हमारी, इस चूंकि ये विषुवत रेखा के पास में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये विषुवत रेखीय प्रदेश है। विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र, ये इक्वेटोरियल जोन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के पास में इक्वेटोरियल। क्यों महत्वपूर्ण है मेरे लिए जानना? मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो आपको कहेगा कि बताइए चक्रवात विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्यों नहीं आता है, या वो आपसे कह सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये अगर आपको पता रहेगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोरियोलिस फोर्स का मान 0 होता है, वहां पर चक्रवात नहीं आएगा, तो पहले आपको इतना तो पता हो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, चक्रवात कैसे आता है, चक्रवात कहाँ आता है, ये सब तो बाद की बात है। पहले आप पहली सीढ़ी तो चढ़े। तो इक्वेटोरियल रीजन आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ या कौन सा वृक्ष विषुवत रेखीय क्षेत्र का वृक्ष है। ऐसे ही आपसे सवाल पूछेगा बताइए कौन से प्रकार की वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती। पहले अगर आपको क्षेत्र पता है तो आप वर्षा को आराम से डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, उसे हमने कहा कि वो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, आई होप आपने ये बना लिया होगा, मेरी बात सुनते सुनते आप इसको उकेर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक बनाना है, एक ही गोले से काम नहीं चलाना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा कि पहले वाले में क्या लिख दिया था। चलिए
फिर से ये हमारी पृथ्वी है। चलो, ये हमने लाइन बनाई और इसका आपको पता है 0 डिग्री है, इक्वेटर है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था अभी 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक इक्वेटोरियल रीजन होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ एक रेखा बनाऊं जिसका अक्षांश है, जिसका लेटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ लेटिट्यूड। ऐसे ही अगर मैं एक रेखा यहाँ पे बनाऊं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं जिसका लेटिट्यूड होगा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 साउथ। आप सभी जानते हैं इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ, पहले तो ये लाइन पता हो, क्योंकि कई बार तो आपसे यही पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा विश्व के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है या देश की कैपिटल से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे मैपिंग काम आती है, जो मैंने सबसे पहले कहा आज की क्लास में कि अगर आपने ज्योग्राफी को मैप से जोड़ के पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूं आपको सारे सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। आप ज्योग्राफी को दोबारा रिवाइज नहीं भी करेंगे तो भी काम कर जाएंगे, क्योंकि मैप में जाते ही ये कंसोलिडेट हो जाती है। तो आप जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसको ब्लैंक मैप पे करते चले। पहले आप अपने वैसे मैप में देख लें, एक फिजिकल मैप आता है, एक पॉलिटिकल मैप आता है मार्केट में। तो पहले आप उस पर देख लें, चीजों को मार्क कर लें, और फिर एक बुकलेट आती है, नहीं भी आती है तो 1 रुपए का 1 या 2 मैप आते होंगे, तो वो आप ले लें। ब्लैंक मैप 10 20 50 ले के रख लो, वर्ल्ड के ले लो, कुछ इंडिया के ले लो। और जो भी चीज आपको महत्वपूर्ण लग रही है, कहीं कोई लाइन, कहीं कोई कंट्री, कहीं कोई कोई भी बात आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको मैप पे कर जाओ, चाहे वो हिस्ट्री की ही क्यों ना हो। आपके पास में 20 50 मैप होंगे, सारी ज्योग्राफी उसी से रिवाइज हो जाएगी। चलिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच का क्षेत्र होता है, इस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंध हमने क्या कहा था, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, तो यही तो क्षेत्र है। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल जोन है। अब हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी समस्या और बढ़ चुकी है। आजकल आयोग क्या करता है कि जो इंग्लिश का वोकैब है, लाइक जैसे इसको हमने ट्रॉपिकल जोन लिखा, तो वो क्या करेगा, इसी को देवनागरी में लिख देगा ट्रॉपिकल। तो कई सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में भी जाननी होगी। आप भले ही उसे देवनागरी में लिखें, अगर आप स्पेल नहीं कर पाते हैं सही से, स्पेलिंग को आपको देखकर, वैसे तो आपके नोट्स से गलत भी लिख लेंगे, क्या है, मान लीजिए आप इसको ट्रॉपिकल को KAL लिख देते हैं, तो कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है। हाँ, सही लिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है, पर नहीं लिखने से बेहतर है कि आप कुछ लिखें। ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है उष्ण, उष्ण शब्द इस्तेमाल हुआ है। उष्ण शब्द का मतलब होता है गर्म। पूरी पृथ्वी पर सबसे गर्म प्रदेश है ट्रॉपिकल जोन। अब देखो, यही से संबंधित चक्रवात आता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, कौन कौन से प्रकार के वन है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमने जान लिया कि या तो वो आपको कहे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। कई सारे लोग, जब मैं पूछूं उनसे कि बताइए मुझे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है ट्रॉपिकल जोन, तो वो इस तरीके का जवाब देते हैं, सर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री। आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कर्क रेखा से मकर रेखा, या 23.5
नॉर्थ से 23.5 साउथ, ये 0 डिग्री बीच में क्या मतलब है? तो सीधा बताइए, कर्क रेखा से मकर रेखा। ठीक है, अब इसी में आप समझ पा रहे हैं कि हमने इसी के बीच में आपको बताया था कि 10 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, जिसको हमने कहा था कि वो इक्विटोरियल रीजन है। तो ध्यान रखें, इक्विटोरियल रीजन एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। पर ये आप नहीं कह सकते कि विषुवत रेखीय प्रदेश पूर्णतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश को भी ओवरलैप करता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कुछ चीजें बची हुई भी हैं। तो ट्रॉपिकल जोन में इक्वेटोरियल जोन भी आता है, इक्वेटोरियल रीजन भी आता है, ये बात आपको पता हो। चलिए, यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने लिया पृथ्वी को, और ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच मैंने ऐसे रेखा बनाई, ये 0 डिग्री हुआ, और ये हुआ हमारा वही इक्वेटर। अभी हमने देखा यहाँ पे हमने एक रेखा खींची थी इस तरीके से 23.5 डिग्री, जिसको हमने कहा था कि वो हमारी कर्क रेखा है। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया और मैंने एक रेखा बना दी 30 डिग्री पे। उत्तर की तरफ है तो मैंने नॉर्थ लिख दिया, ऐसे ही 30 डिग्री दक्षिण की तरफ है तो मैंने साउथ लिख दिया। भाई रेखाएं तो खींची ही थी ना हमने, एक एक डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, ऐसे में 30 वाली को पकड़ लिया मैंने, बीच में कोई लाइन ही नहीं बनाई। 30 डिग्री क्यों लिख रहे हैं? अब देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये वाली किताब, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। बाकी ये वाला अगर आप इक्वेटोरियल रीजन को देखेंगे, ट्रॉपिकल रीजन को देखेंगे, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है। भूगोल के लिए अगर आपको कोई किताब पढ़नी हो, अगर आपका मन करे कि मुझे भूगोल को बेसिक से समझना है, लाइक में पीसीएस की तैयारी, या फिर वनडे एग्जाम्स में भी आजकल पीसीएस को मात देने वाले सवाल आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ें, तो आप कक्षा 6 से, क्लास 6 से लेकर के कक्षा 12, क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की जो किताब आती है, उत्तराखंड सरकार की किताब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की किताब जो आती है उसकी वो ले सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहती है। आप उसको बेसिकली अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ मिस किया गया है। ध्यान से सुनना, ये जो 30 डिग्री है, अगर मैं 30 डिग्री के 5 से 7 डिग्री उत्तर, 5 से 7 डिग्री दक्षिण, 5 से 7 डिग्री नॉर्थ में और 5 से 7 डिग्री साउथ में, ऐसे किसके? 30 डिग्री के, ऐसे ऐसे। सेम बात मैं यहां पे करूंगा दक्षिण में भी, 5 से 7 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 to 7 साउथ में, ऐसे। अब देखो, 5 से 7 की अगर मैं गया तो लगभग 35 के आसपास, 35 से 37, और ऐसे में यहां पे चला गया तो अगर मैं करूंगा तो लगभग वही 25 से 23 के आसपास, या 23 से 25 के आसपास, ऐसा कह सकते हैं। वही कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। तो ध्यान से रखना बच्चों, ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो एरिया है, इस रीजन को हम कहते हैं कि ये हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन सेम यहां पे होगा, यहां पे भी ये हमें देखने को मिलेगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हम बेसिक में टाइम लगाएंगे, हम एडवांस में समय नहीं लेंगे फिर, क्योंकि हमारा उसमें चीजें पहले से क्लियर। फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 0 डिग्री से लगभग 35 to 37 तक का एरिया कवर कर लिया है, उसको अलग अलग नामों से जान लिया है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लेंगे, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, ये बिल्कुल बीचों बीच मैंने ऐसे एक रेखा बनाई, ये 0 डिग्री हुआ, और ये हुआ हमारा, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। अभी हमने एक रेखा देखी थी 30 डिग्री, वहां से 5 से 7 डिग्री मैं उत्तर की तरफ गया, तो 5 से 7 डिग्री उत्तर गया तो लगभग 35 तक मैं चला गया। अगर मैं देखूं, लगभग ये 35 वाला जो एरिया है यहाँ पे, 35 वाला, सेम यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये हमारा 35 है, ये साउथ हो जाएगा और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। यहां से ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेखा बनी है, यहाँ पे एक रेखा बनाई गई है,
ये जो लाइन है ये है 66.5, क्योंकि नॉर्थ है तो मैंने नॉर्थ लिख लिया, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही यहाँ पर भी है 66.5 डिग्री, क्योंकि ये साउथ है तो मैंने यहाँ पे साउथ लिख दिया। अब इसका एक नाम है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसको हम कहते हैं कि वो आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक सर्किल है या आर्कटिक लाइन है। अगर आप लाइन देखें, और लाइन और सर्किल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी गोल है हमारे सामने। तो 2D में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, आप जो पढ़ पा रहे हैं, मैं जो पढ़ा पा रहा हूँ, ये 2D है। बट आप सोचिए इस बात को कि पृथ्वी तो 3D में है, और 3D में ये गोल चीज है। अगर इस लाइन को मैं पकड़ूं और पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से मैं इसको घुमा दूं और इसको यहां से निकाल लूं, तो आप पाएंगे एक रिंग निकल के आएगा, एक सर्किल निकल के आएगा। तो हर लाइन अपने आप में एक सर्किल भी है। ऐसे ही 66.5 नॉर्थ जो है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, क्योंकि आप देखेंगे अर्थ के नॉर्थ में उत्तर की तरफ आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है, आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। इसलिए 66.5 डिग्री पर उसकी सीमाएं हैं, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 66.5 डिग्री, 66.5 जो साउथ वाला एरिया है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। नाम है तो हिंदी इंग्लिश में सेम नेम, अंटार्कटिका। चूंकि नीचे की तरफ आपको पता है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जहां भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, 3 रिसर्च सेंटर है। और वहां से सवाल पूछता है, तो जब हम अंटार्कटिका पे आएंगे तब उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो ये कहलाता है अंटार्कटिका वृत्त। तो अब ध्यान से सुनेंगे जो बात हम करने वाले हैं। 35 डिग्री तक हम पहुंच चुके थे सब ट्रॉपिकल जोन में। तो ये जो 35 से 37 के आसपास वाला एरिया है, यहां से लेकर के और इस 66.5 के बीच का, यहां से लेकर के 66.5 साउथ, ऐसे ही नॉर्थ में ये वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं, यानी टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट जोन। सेम यहां पे भी हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब आप केवल मैप को देखें, रटे ना। एक अच्छी शर्त है आपके साथ में कि आपको मैप को रटना नहीं है कि दाएं हैं कि बाएं हैं, मैंने वहां पर रट लिया। रटना नहीं है, जस्ट उसको देखना है। जैसे आप शीशे में खुद को निहारते हो, बस वैसे से आपको मैप को देखना है। किसी भी जगह पे मैप को पेस्ट कर दीजिए जहां से आपका आना जाना ज्यादा होता है, और जस्ट मैप को देखते जाइए। विश्व का मैप हो, भारत का मैप हो, आप जस्ट देखते जाइए। अगर आपने देखा तो कम से कम अभी भी अगर आप विजुअलाइज करें मेरे साथ अभी 10 बजे, तो कम से कम अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के उत्तर में है कि दक्षिण में, आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर उत्तर में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपने दक्षिण में देखा होगा आते जाते चलते फिरते। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, डाउन्स घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, या फिर वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आप इतना तो सोचोगे कि टेम्परेट, उन्होंने बताया था कि टेम्परेट बिल्कुल किनारे पर होता है, पोल्स की तरफ बढ़ते हुए टेम्परेट होता है। और मैंने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा ही देखा है, एकदम नीचे भी नहीं देखा है तो एकदम बीच में भी नहीं है। तो हो ना हो यही होगा। तो पहले मुझे ये पता हो कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, और डाउन्स जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया उसमें है। तो ये कहाँ से समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा हमें जब हम ये पढ़ रहे होंगे कि हमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पता हो। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे एक एरिया और बचता है, चूंकि हमने बताया था कि मैक्सिमम हम 90 डिग्री तक जा सकते हैं नॉर्थ में, मैक्सिमम हम 90 डिग्री तक जा सकते हैं साउथ में। तो ये जो बीच का एरिया आपका बचा हुआ है, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं ऐसे वेव की फॉर्म में बना रहा हूं, ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं शीत कटिबंध।
इसी को हम कहते हैं कोल्ड जोन है। ये है हमारा कोल्ड जोन। इसी को हम कहते हैं कि ये है शीत कटिबंध। तो इस तरीके से हमने पूरी पृथ्वी को अलग अलग कटिबंधों में, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर लिया। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं कि वो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल जोन है। ऐसे ही 23.5 नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको हमने बताया कि उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। 30 डिग्री से 5 से 7 डिग्री उत्तर, 5 से 7 डिग्री नीचे, दोनों गोलार्ध में जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ हम देख रहे हैं लगभग 35 से लेकर के 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन। और ऐसे ही यहाँ पे, और इससे ऊपर का पोल्स तक का जो एरिया होता है, उसे हम कहते हैं कि वो शीत कटिबंध है, कोल्ड जोन है। इस तरीके से पूरी पृथ्वी को हमने बांट लिया। अब हमसे कहीं भी कोई भी सवाल पूछता है, जैसे वो मुझे कहे कि पृथ्वी पर टुंड्रा वनस्पति कहाँ देखने को मिलेगी, अब ये आपको लगे कि बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल नहीं है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि टुंड्रा वनस्पति का मतलब है वैसे स्थान पर उगने वाला वेजिटेशन, वैसे स्थान पर उगने वाली वनस्पति जहां बहुत ठंडा होता है। अब मैं अंदाजा लगा ही सकता हूं कि वो कोल्ड जोन में मिलेगा, नाम से ही क्लियर है, शीत जोन है। तो टुंड्रा वनस्पति मेरे हिसाब से कोल्ड जोन में यानी आर्कटिक सर्किल के आसपास मुझे देखने को मिलेगी। तो जस्ट पहले आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि ये बेसिक ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं उसका एक हिस्सा है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये आपने समझ लिया। अक्षांश रेखाएं आपको समझ में आ गई। अगर पृथ्वी पर इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टली यानी अगर मैं इस तरीके से क्षैतिज रूप में रेखाएं बनाता हूं तो उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बेसिक्स के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं। बेसिक्स के दूसरे हिस्से को जब आप समझना चाहें तो जैसे ही ये हमारी पृथ्वी है, इस तरीके से ये एक सीधी रेखा यहां पे बनाई जाती है। अगर मैं पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन बनाऊं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाऊं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो, तो इस रेखा को मैं कहता हूं कि ये 0 डिग्री है। वही बात जो बीच में बनेगी वो 0 डिग्री होगी। और इसको हम कहते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कैसी रेखा है? इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। वो लेटिट्यूड था और ये लॉन्गिट्यूड है, ध्यान रखना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब कैसे दो बराबर भागों में बांट रही है? एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ हिस्सा है ईस्ट वाला और एक तरफ हिस्सा है वेस्ट वाला। यानी ये पूर्वी गोलार्ध है। अगर मैं इसको लिखूं, ये भी तो गोले का आधा कर रही है। तो ये वाला हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर आप इसको कह सकते हैं। और ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो बराबर भागों में इसने बांट दिया। ठीक है, आप इसको लिखते चलें और नए गोले से जैसे एक ये बन गया तो ये काम खत्म यहीं पे। भले ही आपकी 3-4 लाइनें उसने जरूर खराब करी होंगी, पर आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज जरूर रखेगा। अगर आप एक ही डायग्राम पे सारी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे तो अगले 6 महीने बाद आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि क्या लिखा था उस दिन हमने उसमें, क्योंकि आज ही आज का दिन तो नहीं है ना क्लास। अब देखिए, अगर इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन में जो देशांतर रेखाएं हम बनाने वाले हैं वो देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं होती। पॉइंट पे नोटेड। हमने जब अक्षांश रेखाएं आपको बताया था तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, परंतु देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। यही आयोग आपको कंफ्यूज करेगा और बहुत आपके बेसिक से ही आपको मात देगा। क्या कहेगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई होती ना, केवल अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं। देशांतर कैसी होती हैं? सभी देशांतर रेखाएं ऊपर की तरफ जाकर के मिल जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा ये इंद्रधनुष जैसा बन रहा है, इसको नहीं बनना था। ये सारी रेखाएं ऐसे आपने ग्लोब देखा होगा। एक्चुअली क्या होता है, इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है ये बनाने में। गड़बड़ हो गया, फिर से ट्राई करते हैं।
ऐसे। ऐसे ग्लोब आपने जरूर देखा होगा, जैसे ग्लोब पर रेखाएं खींची गई होती हैं, ये वाली। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि सारी की सारी देशांतर रेखाएं दोनों के दोनों पोल्स पर जाकर के मिल जाती हैं, दोनों के दोनों ध्रुवों पर जाकर के मिल जा रही हैं। और जब कोई चीज मिल रही है तो वो पैरेलल हो ही नहीं सकती। समानांतर कैसे हो सकती है? समानांतर कैसे हो सकता है जब वो एक पॉइंट पर जाकर आपस में मिल ही जा रही। उनके बीच की दूरी तो एक जगह बढ़ती होगी और बाकी सभी जगह कम होती होगी, धीरे 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 कम होती होती अंत में जाकर के मिल जाती होगी। इस तरीके से बिल्कुल वैसे जैसे आप अनियन को कट करते हो, या बचपन में जो आप छोटी सी एक गेंद से खेलते थे जैसे उसमें बना होता है, या जो मस्क मेलन होता है जैसे वो आप देखते हो। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बाकी तो ग्लोब है। ये सारी चीजें यहाँ पे मिली होती हैं, ध्यान रखना। इस तरीके से आप ग्लोब को देखते हैं। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं बच्चों देशांतर रेखाएं। क्या देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं? क्या पैरेलल हैं? आप कहेंगे नहीं। हम क्या देख रहे हैं? देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर जाकर के, यहां नॉर्थ और यहां साउथ, इन दोनों जगह पर जाकर के मिल जा रही हैं। ठीक है, चलिए। अब इतनी बात हमें पता होती है अभी तक, जब हम इस सिचुएशन में हैं कि हम पेपर दे पा रहे हैं, अभी तक जब हम बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि कोई भी अगर गोल चीज है, पृथ्वी तो गोल है ना, पृथ्वी गोल है, और ये सभी रेखाएं मैंने एक एक डिग्री के अंतराल पे बनाई है। जैसे ये 0 डिग्री थी, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 4, 5, 6, 7, ऐसे मैंने बनाते चले गए। और चूंकि गोल है किसी गोल चीज पर, तो चारों तरफ बनाई है, एक एक डिग्री के अंतराल पे, एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे हमने लाइन बनाई। तो कितनी लाइन बनी होंगी? अगर मुझसे पूछे कितनी लाइन बनी होंगी, तो उतनी लाइन बनी होंगी जितने डिग्री का कोण होता है। तो कोई भी गोल चीज होती है तो इसका कोण कितना होता है? आप कहेंगे 360, ये हमें पता होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। गोल गोल घूम के आप 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होंगी पूरी पृथ्वी पर, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या? सामान्य सा सवाल है, पूछता भी नहीं है इसको, रेखाओं की संख्या। पर जो यहां बात मैं बताऊंगा वो जरूर पूछता है। बताना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी हो जाएंगी? नहीं, चलिए हम कह सकते हैं कि 360 हो जाएंगी। 360 हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई होती है। फिर आप कहेंगे कि जैसे आपने अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री को जुड़वाया था, इसमें भी जोड़िए, तो अब कितनी हो जाएंगी? 361। पर आंसर तो है 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या भले ही हमने 0 डिग्री जोड़ करके 181 कर दिया था, पर देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में मुझे भूगोलवेताओं ने पहले ही बता रखा है, ज्योग्राफर्स ने, कि वो 360 है। तो ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात आपको समझनी है। देखिए, अगर आप दो व्यक्ति चलिए, आप में से कोई भी दो व्यक्ति चलिए, आपने कहा कि जो ब्लैक वाली लाइन है ये तो 0 डिग्री है, कंफर्म है। हम इस 0 डिग्री से एक बच्चे को आप में से इधर की तरफ को भेज देते हैं कि भाई आप इस तरफ को चलते चलना, और आप ही में से एक बच्चे को हम इस तरफ को भेज देते हैं कि आप इस तरफ को चलना। ठीक है, और दोनों इक्वल स्पीड से चलना और एक एक डिग्री पे मार्क करते चलना। तो आप में से ए नाम का जो बच्चा है वो इस तरफ को गया, उसने कहा 1 डिग्री, और आप इस तरफ को चल रहे हैं तो आपने ईस्ट लिखना है, और इस तरफ जो बी नाम का बच्चा है वो इस तरफ चला, उसने कहा 1 डिग्री वेस्ट। 2 डिग्री ये कहेगा ईस्ट, ये कहेगा 2 डिग्री वेस्ट। ऐसे दोनों बढ़ते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अल्टीमेटली ये दोनों कहां जाकर के मिलेंगे? ये दोनों मिलेंगे 180 पर। इधर से 180, इधर से 180, सेम चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है, ये दोनों अलग अलग रेखाएं नहीं हैं,
बल्कि ये दोनों एक ही रेखा है, 180 डिग्री। तो एक रेखा कम हो गई। क्या कहा? 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, कोई अलग अलग सेपरेट रेखाएं नहीं है, बल्कि एक ही रेखा है। तो इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या, सॉरी देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी, वो संख्या क्या होती है? वो होती है 360। ये नंबर है, पूछता भी नहीं है, बट 180 डिग्री जो लाइन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे अगर वो सवाल पूछने पे आ जाए, आपसे अगर कोई सवाल ये पूछ ले कि आपने 1 घंटा लगाया एक व्यक्ति के लिए, उसने आपको एक लिंक भेजा कि हमारी फ्री डेमो क्लास है, आपने 1 घंटा दिया, क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे अक्षांश देशांतर जैसा कुछ समझा रहे थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसा कुछ समझा रहे थे, ऑल्दो वो मैं जानता था या जानती थी। अगर वो आपसे पूछ ले कि चलो आप भी जानते थे, उन्होंने भी कुछ समझाया ही होगा, ये बताओ अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोग क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, स्पेशली देशांतर रेखाओं का? ध्यान रखना है, देशांतर रेखाओं का सही प्रयोग, केवल अगर देशांतर रेखा पूछेगा तो केवल देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम समय के मापन में करते हैं। समय की जानकारी मिलती है हमें देशांतर रेखाओं से। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हमें किसी स्थान और समय दोनों की जानकारी मिलती है। आप जो गूगल करते हैं, आप जो जीपीएस करते हैं, तो जीपीएस क्या बताता है आपको? कोऑर्डिनेट्स बताता है कि इतना अक्षांश और इतना देशांतर। भले ही वो आपको नहीं दिखते हैं, पर उसके पीछे जो उसकी फंक्शनिंग हो रही होती है, जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो अक्षांश और देशांतर बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर लोकेशन। मान लीजिए मैंने गलत पढ़ा दिया, आप में से बहुत सारे बच्चे, अच्छा आपने गलत पढ़ा, टारगेट करो इनको, इनका लोकेशन सर्च करो। तो मेरा जो लोकेशन सर्च होगा, वो मेरा जी आपको बताया जाएगा कि देशांतर और अक्षांश कहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्रॉस लगेगा और वहां पे आप मुझे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये तो इसका यूटिलाइजेशन। अब हम समय की बात कर लेते हैं, समय क्या है? ठीक है, आप में से कोई भी एक बच्चा बता दीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं किसी को? ऐसा तो नहीं मुझे ही समझ में आ रही है मेरी बातें केवल? कोई भी एक बताइए। कोई भी एक बताइए। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। ये हमने यहां पे समझ लिया कि ये अक्षांश है और इस तरीके से ये हमारा देशांतर है। अब देखिए, किसी भी गोल चीज पर, आप फुटबॉल को ले लीजिए, अपने घर की किसी भी गोल चीज को उठाइए, किसी भी गोल चीज पर अगर आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, वर्टिकल लाइन खींचे, जहां भी खींचेंगे वहीं बीच हो जाएगा। किसी गोल चीज पर आप जहां भी बीच में लाइन खींचेंगे, कहीं भी वही बीच हो जाएगा। आप खींच के देख लीजिए, फुटबॉल पर आपने एक जगह लाइन बनाई, वही बीच हो गया, उससे इस तरफ से इस तरफ। मान लीजिए ये गोल चीज है, इस पे मैं, यहां पे मैंने लाइन बनाई, अब यहां से लेकर के ऐसे घूम के मैं यहां पे आ जाऊं, यही बीच हो गया, क्योंकि वो तो गोल है। ऐसे ही पृथ्वी पे मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बीचों बीच खींची, मैंने तो यहां लाइन खींची, अपने आप में बीच में हो गई। ठीक है, अब समझिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लाइन मैंने नहीं खींची थी, ये लाइन खींची थी अंग्रेजों ने, क्योंकि पहले तो ये काम सब अंग्रेज ही करते थे, हम तो राजा रजवाड़ों में बिजी थे। तो अंग्रेजों ने ये लाइन खींची। अब बात वही है, मैं गांव का प्रधान हूं और सरकार की तरफ से योजना आई है कि सरकारी नल लगवा लीजिए। अब सरकारी नल लगवाने मुझे पूरे गांव में, मैं ग्राम प्रधान हूं, तो सबसे पहला नलका कहाँ लगेगा? मेरे घर के सामने, क्योंकि गांव में लगवाना था, मैं भी गांव में रहता हूं। ऐसे ही लाइन पृथ्वी के बीचों बीच खींचनी थी, और पृथ्वी पे हम कहीं भी लाइन खींचते बीच में खींचते, अंग्रेजों ने अपने घर से खींच ली। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से ये 0 डिग्री लाइन खींची गई है। इसीलिए इसीलिए इस 0 डिग्री को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय। मीन माने माध्य, औसत, एवरेज, ग्रीनविच मीन टाइम, तो इसको कहते हैं GMT। तो अब से मैं 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात नहीं करूंगा पूरी क्लास में, आगे तक जब तक हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैं केवल कहूंगा GMT, आपको समझ जाना है हम 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात कर रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर, GMT। तो GMT क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, सारी लाइनें एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई। चलिए,
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समय कैलकुलेट करना बताता हूँ, और तो मैंने पहले भी एक आध जगह पे बताया हुआ है, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ साथ इसको सीख सकते हैं। जैसे क्या होता है, मुझे समय की गणना करनी है, समय की गणना करनी है, समय की गणना करना सिखाते हैं हम आपको आज। और यहाँ से बच्चों सवाल आते हैं, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही मन किया मेरा समय की गणना सिखा देते हैं आज बच्चों को, यहाँ से सवाल आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसा सवाल बनता है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में, आपको पता है ना पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। अगर पृथ्वी की गति की बात करूं तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, दो तरीके की मोशन होती है। एक अपनी अक्ष पर होती है और एक सूर्य के चारों ओर होती है। सूर्य के चारों ओर जो करती है उसको परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। अपनी अक्ष पर जो करती है उसको घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो हम रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी अक्ष पर। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? आप कहेंगे एक चक्कर काटने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, 24 घंटे आपने कहा कि पृथ्वी को एक चक्कर काटने में 24 घंटे का समय लगता है, तो बताइए 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण घूम जाती है? आप कहेंगे एक पूरा चक्कर लगा देती है 24 घंटे में। और आपने अभी बताया कि अगर कोई इस तरीके से सर्किल है तो उसमें 360 डिग्री का कोण होता है, अभी हमने ऊपर देखा था। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण घूम जाती है? 360 डिग्री का। अब मैं छोटी सी कैलकुलेशन आपसे कराता हूं, भले ही आपने मैथ्स पहले छोड़ दिया हो, और अगर आप डीएलएड के लिए जुड़े हुए हैं तो भाई मैथ्स तो 50 नंबर का है इसमें। 360 अपॉन 24, 24। अब देखो मुझे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती नहीं क्योंकि मैथ्स भी आपको दूसरे टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, छोटे छोटे से संख्याओं से डिवाइड कर लूंगा। मैंने इसको डिवाइड किया कि किसी का माइक ऑन है, स्पीकर ऑन है, वो बंद कर लीजिए, ऐसे आवाज आती रहेगी। ठीक हो गया। चलिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 छंग 36। अब 4 से कर लेते हैं, 15 चौका 60, 15 आ गया। सिंपल सा। तो एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण घूमती है? ये मुझे पता चल गया कि एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री का कोण घूमती है। ये जानकारी मैं कहीं से लाया नहीं, ये मुझे पहले से पता थी, आपको भी पता है पहले से, कि पृथ्वी को एक चक्कर काटने में 24 घंटे का समय लगता है और एक चक्कर काटने में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण घूम जाती है। अलग से हम कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं लाए, ध्यान रखना। सारी इंफॉर्मेशन हमें जो पता है हमने वही यूज की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा 15 मिनट ये यहाँ पे निकल के आया। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को समय लगता है 60 मिनट का? 1 घंटा 60 मिनट के बराबर ही होता है। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, तो आप कहेंगे 60/15, और 15 चौका 60, ये मुझे पता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा पृथ्वी को? 4 मिनट का। बस अगर आपने ये फाइंड कर लिया, अब आप आराम से समय निकाल लोगे। हर बार ये गणना करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आपको हर जगह नहीं करनी, केवल बस आपको इतना पता चलना चाहिए अब कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री घूमने का क्या मतलब है? 1 डिग्री घूमने का मतलब है कि बच्चों, आप बिल्कुल इसके सामने, 0 डिग्री के सामने कैसे घूम रही है पृथ्वी, में सब बता रहे हैं भाई। अपनी एक्सिस पर घूम रही होगी तो ऐसे घूम रही होगी, यहां से ऐसे, ऐसे इस तरफ को ये वाला हिस्सा अंदर जा रहा होगा ऐसे यहाँ पे, और ये वाला हिस्सा ऐसे बाहर आ रहा होगा, ऐसे घूमती है। तो मान लीजिए आप यहां खड़े हो गए बिल्कुल नाक सटा के एकदम, आप देख रहे हैं, तो ये चीज यहां से, अब ये पृथ्वी यहां से यहां जाए और ये यहां आए तो 1 डिग्री घूम जाएगी भाई। यहां से आपकी नाक के सामने जहां 0 डिग्री था वहां ये आ गया, तो इतना घूमने में 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट तक आपको नाक लगा के रखनी पड़ेगी, तब 1 डिग्री पे आएगी, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से इसको हम घूमना कह रहे हैं। चलिए अब आपको इतना पता चल गया कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। चलिए अब मुझे जानना है कि भाई भारत का भारत का समय जीएमटी के समय से, या मैं कहूं दुनिया के समय से कितना आगे है, कितना पीछे है, या मुझे जानना हो भारत का मानक समय किसे कहते हैं। ठीक, जैसे जीएमटी जो है वो दुनिया का मानक समय है, ये है जीएमटी आपका।
ये अभी बताया था आपको जीएमटी। जीएमटी से हम पूरी पृथ्वी का, पूरी दुनिया का समय मिलाते हैं। तो जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है, ये माध्य रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम है ये पूरी पृथ्वी का। इसी से मिलाना होगा। अगर आपको पूरी पृथ्वी के समय के साथ अपने आप को ट्यून करना है तो आपको जीएमटी के साथ अपने आप को मिलाना होगा। अब ये तो पूरी पृथ्वी की बात हो गई। अब मुझे जानना था कि हमारे अपने भारत का मानक समय क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर भारत कहाँ पे लाई करता है। तो मैंने जाना कि भारत यहां कहीं है, यहां पे। ठीक है। अब मैंने इसको अगर ऐसे देखना चाहा तो मैंने देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए मैं कह सकता हूं भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। मुझे भारत का मानक समय निकालना था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना था। तो मैंने ये देखना है, जैसे पूरी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा थी वही हमने माध्य रेखा मान ली, वही हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया पूरी पृथ्वी का। इसलिए मैं भी ये देखूंगा कि भारत के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा, जो लॉन्गिट्यूड लाइन बिल्कुल बीचों बीच से जाती है भारत के, वही भारत की माध्य रेखा है, वही भारत का मानक समय है। किसी का भी निकालना हो तो ऐसे ही निकाला जाता है। ऑल्दो कई सारे देश हैं जिनके एक से ज्यादा भी अ, मानक समय है, वो अलग बात है, उस पर अलग से बात करेंगे। अभी केवल हम ये जान रहे हैं कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम कहते हैं कि वो भारत की मानक समय रेखा है। और ये है वो जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, ये रेखा है। इस रेखा को जब मैंने गिनती करी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, ऐसे में गिनता गया, तो यहां पे आया कि ये तो 82.5 डिग्री है। चूंकि ये पूरब की तरफ है इसलिए मैंने ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिख लिया, पूर्वी देशांतर। अब मुझे इतना पता चल गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का मानक समय है। ठीक है, 82.5 डिग्री मुझे पता चल गया। अब मैं अपने इस रूल को यहाँ पे फॉलो करता हूँ। मुझे पता है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लेगी, और मुझे जीएमटी से आईएसटी तक पहुंचना है। जीएमटी से आईएसटी तक, दोनों को दिमाग में रखिए। जीएमटी है 0 डिग्री और आईएसटी है 82.5 डिग्री। तो कायदे में मुझे कितने डिग्री घूमना है? मुझे टोटल 82.5 डिग्री घूमना है। सीधी सी बात है, तभी मैं आईएसटी, या मैं कहूं, अगर पृथ्वी इस तरीके से जा रही है, मान लो मैं इस तरीके से हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो मुझे कितने डिग्री जाना पड़ेगा भाई? आप कहोगे सर 82.5 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा पृथ्वी को 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय हमारा आगे है। तो देखो, अब मैं पहले 82 का निकाल लेता हूँ। × 4, 4 मिनट लगते हैं। मैंने इसको निकाला, कितना आ गया? 328 मिनट आ गया ये। और आपको पता है आधा डिग्री भी है। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं तो आधा डिग्री में आप कहेंगे सर 2 मिनट लगेंगे। तो टोटल कितना मिनट हो गया? हम कहेंगे 330 मिनट हो गया। इसको घंटों में बदल लो, ये मिनट है। 300 मिनट के सीधे सीधे आप कहेंगे 5 घंटे हो गए। 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में बदलने के लिए, और इसके 5.5, ये आ गया 5.5 घंटे। इसलिए आप कहेंगे भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय जीएमटी, दुनिया के मानक समय से, जीएमटी से 5.5 घंटे, डिग्री नहीं लिखेंगे, घंटे लिखेंगे, 5.5 घंटे आगे है, आगे है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि आगे है या पीछे? ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, यानी ये वाला हिस्सा आगे रहता है। पश्चिम इस तरफ है और पूरब इस तरफ है, तो ये पश्चिम से पूरब यानी इस तरीके से घूमती है, इसलिए ये आगे है। तो हम यहां से, यहां से और यहां के लिए कैलकुलेट किया तो ये 5.5 घंटे का अंतर आया, इसलिए मैंने कहा भारत का मानक समय दुनिया के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप समय मिलाते हैं, अगर आप बिना इंटरनेट के समय कभी अपने फोन में, अपनी घड़ी में मिलाएंगे, तो ऑलरेडी वहां पे 5.5 लिखा रहता है, प्लस 5.5। इसका मतलब यही है कि पहले से ही 5.5 मैंने घटा दिया है,
क्योंकि आप पहले से प्लस में थे। अब आप जो भी समय मिलाएंगे वो जीएमटी के समय के साथ मिलेगा। आपसे कोई पूछे कि मुझे अगर दुनिया के मानक समय के साथ अपना समय मिलाना हो तो भारत के समय में से कितने घंटे घटाने पड़ेंगे, तो हम कहेंगे 5.5 घंटे घटा दीजिए, आप जीएमटी पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया समय निकालना। अब आपको यहां से सवाल कैसे दे सकता है, वो कहेगा बताओ एक देश ऐसा है जो 65 डिग्री वेस्ट पर है, ठीक, और जीएमटी पर एक समय, जीएमटी पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, बताओ यहां पे क्या समय हो रहा है। बस आपको एक ही नियम ध्यान रखना है, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जैसे हमने 82.5 का निकाला, आप 65 का निकाल दें, बस वो वेस्ट में है, भारत ईस्ट में था, वो वेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट में है तो कम हो जाएगा, पीछे है उतना पीछे आ जाएगा। ये हमने समय निकालना सीखा। अब आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे कि भाई 82.5 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। कनिष्ठ सहायक में सवाल पूछा आयोग ने, ट्रिपल एससी ने, और बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ यही गलत कर दिया कि 82.5 को लिखा उसने बदल के था। कई बार वो 82.5 को इस तरीके से लिखता है 82.5, कई बार लिखता है 82.5, कई बार लिखता है 82 ऐसे और ऐसे, अलग अलग तरीके से लिखता है। इन सब में कौन ठीक है, क्या तीनों ठीक है, और अगर कोई गलत है तो कैसे गलत है, ये हम अगली क्लास में समझ रहे होंगे। और इसके बाद में फिर हम सीधा, अब हमें अपना लगभग बेसिक सा निपटा लिया है, अब हम इसके बाद में सीधा भारत के भूगोल पे, जहां से मैक्सिमम सवाल पुट ऑन किए जाते हैं, वहां पे हम जंप करेंगे और हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, एक एक करके भारत के भूगोल को समझते चलेंगे। पहले सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे भारत के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर वो एडवांस, जैसे आपने देखा अभी पुलिस के सवाल में उसने पूछा, पीसीएस में उसने पूछा, अफवाह तंत्र के बारे में आजकल सवाल पूछ रहा है। ये अफवाह तंत्र तो बच्चों की तैयारी करने के रूटीन में ही नहीं आता, कि अफवाह तंत्र भी पूछता है, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, वो भी पूछता है। आजकल वो इस तरीके के सवाल भी पूछ रहा है, जो कि अगर आप समझें तो आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपको तन्मयता के साथ में लगा रहने होगा। एक जगह पे अगर आप 4 चीजों में इन्वॉल्व हैं तो आप ना समझ पाएंगे और ना ही आप मजे ले पाएंगे। इससे बढ़िया पहले मजे ले लीजिए फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो आपका, कोई गलती लगी हो आपको, और आपका एक फीडबैक मुझे मिले तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कैसी क्लास लगी। आपका सुझाव है वो अच्छा बुरा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसा भी होगा, कल से फिर हम जुड़ेंगे इसमें, सेम टाइम हमारी क्लास सुबह 8 बजे होगी पैडागोजी की। आज हम यहीं तक रखेंगे, अभी 1 से 2 दिन आपको ट्रेन करने वाले हैं हम, चीज़ों को कैसे कैसे पढ़ाएंगे। फिर आपकी रेगुलर 4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें जीएस भी चलेगा, जिसमें पैडागोगी भी होगी, जिसमें मैथ्स भी होगा, जिसमें रीजनिंग भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 22 नवंबर को टारगेट करके डीएलएड के बैच को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, हैव अ गुड डे। चलिए।